Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of April 2021. तो 27 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिसको भी लगता है कि उनका यूपीएससी प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स ठीक से प्रिपेयर नहीं है, तो हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ रिवीजन किस तरीके से करना है, और लगभग 50 से 60 वीडियोज इसमें बनेंगे। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन। कुछ आपका बहुत एक बल्की पार्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। यू कैन फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। साथ ही इसके साथ आपको बता दूं कि सिंस कोविड-19 इज गोइंग ऑन एंड इस समय बहुत ज़्यादा पेस से चल रहा है, तो प्लीज़ कीप ऑल योर जो भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कीप टेकिंग दैट। जब तक नेसेसरी ना हो आप बाहर ना निकलें। कीप योर मास्क ऑन ऑल द टाइम, है ना। मतलब कि प्रेफरेबली आप घर में रहिए, अपनी पढ़ाई स्टडी करते रहिए एंड फोकस ऑन दैट ओनली, है ना। रेस्ट ऑल द टाइम्स विल दीज टाइम्स विल श्योरली पास। एंड अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है, तो कीप डूइंग दैट, है ना। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। आज के सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है E2025 इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो E2025 इनिशिएटिव इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आपको बताना। ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तीसरा है मिनिस्ट्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड चौथा है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू आंसर इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मिशन इन्वॉल्व टिश्यू चिप्स। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा मिशन है जो कि टिश्यू चिप्स इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन आर इसरोज गगनयान, सेकेंड इज नासाज मार्स 2020, CNSA's तियानवेन 1, या नासा स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन। तो आपको बताना है कि स्पेस चिप्स इनमें से टिश्यू चिप्स इनमें से कौन सा मिशन इन्वॉल्व करता है। ठीक है ना। तीसरा सवाल है रिगार्डिंग द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है ना। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, अगर आपने सबने सुना होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस दैट कंसंट्रेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एम्बियंट एयर। दूसरा स्टेटमेंट है इट कैन सप्लाई अप टू 50 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट विच इज़ 99% प्योर। थर्ड है इट इज़ चीपर अल्टरनेटिव फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स बट हैवियर एंड नॉन पोर्टेबल। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन एंड टू ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव। दीज आर द स्टेटमेंट्स यू हैव टू आंसर। ठीक है ना। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब मैं आपको आज के कुछ न्यूज़ आइटम्स बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने निकाले हैं, और आपको इनके आंसर्स पता भी होने, मतलब इनके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है द हिंदू में ना आए हो, लेकिन दूसरी वेबसाइट्स, इंपॉर्टेंट जो भी वेबसाइट्स हैं और जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से मैंने उठाया है ये न्यूज़ आइटम्स को। तो पहली न्यूज़ है एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड ए स्मॉलेस्ट ब्लैक होल। एक स्मॉल ब्लैक होल डिस्कवर की है जिसको कि यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। तो एस्ट्रोनॉमर्स हैव ऑब्जर्व्ड दिस यूनिकॉर्न ब्लैक होल विच इज़ 1500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है ना। तो 1500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ये आपको याद रखना है। दिस इज दैट। एंड ये ब्लैक होल का नाम क्या रखा है, इट हैज़ बीन नेम्ड यूनिकॉर्न। ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल नोन। ठीक है ना। एंड दूसरा जो न्यूज़ आइटम है वो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के रिगार्डिंग। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, तो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या होता है, इट टेक्स इन द एयर। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एयर को लेता है, देन इट फिल्टर्स इट थ्रू अ सीव, रिलीजेज द नाइट्रोजन बैक इन टू द एयर एंड वर्क्स ऑन द रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो इसकी वर्किंग मैं आपको दिखा दूं। इट टेक्स इन द एयर, ये एयर को लेता है, फिल्टर करता है एक सीव के थ्रू, एक सीव के माध्यम से फिल्टर करता है, रिलीज करता है बाकी की नाइट्रोजन बैक इनटू द एयर, एंड बाकी जो कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन है फिर उसमें काम करता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बेसिकली इस तरीके से जो एनवायरनमेंट की एयर है ना, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इज अ मेडिकल डिवाइस दैट कंसनट्रेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एम्बियंट एयर। तो एम्बियंट एयर से ऑक्सीजन को कंसनट्रेट करता है, मतलब एम्बियंट एयर से जो आसपास के सराउंडिंग की एयर है उससे ऑक्सीजन को निकाल करके कंसनट्रेट करता है। अब आप सबको पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में 78% नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है, और बाकी के 1% में रिमेनिंग गैसेज रहती हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं में से काम करता है। मैंने बताया आपको कैसे एयर लेता है, उसको एक सीव से फिल्टर करता है, फिर नाइट्रोजन को रिलीज कर देता है बाकी की, और सिर्फ एयर पे काम, ऑक्सीजन पे काम करता है। फिर ऑक्सीजन को क्या करता है, कंप्रेस करता है ना, कंप्रेसेस
देन डिस्पेंस्ड थ्रू अ कैन्यूला, एक कैन्यूला से फिर वो निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है ना, कंप्रेस भी करता है फिर उसके बाद, एंड फिर उसके बाद कैन्यूला से, और वो केवल 90 to 95% प्योर रहती है। दिस इज अ बिग थिंग। जैसे आज का क्वेश्चन जो मैंने पूछा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे, उसमें ऑप्शन याद रखो आपको दिया था मैंने कि 99% प्योर है, तो क्या वो 99% प्योर है? नहीं। ये कितनी परसेंट प्योर रहती है? 90 to 95% प्योर रहती है, ये याद रखेगा। तो इट इज़ ओनली 90 to 95% प्योर, ठीक है ना। एंड इसके अलावा याद रखिएगा, इट कैन प्रोड्यूस, जो कंसनट्रेटर बनाए जाते हैं वो इट दे हेल्प टू रेगुलेट द सप्लाई रेंजिंग में 1 to 10 लीटर्स पर मिनट। तो जैसे ऑप्शन में 50 लीटर लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, 1 to 10 लीटर पर मिनट ये निकालते हैं, 1 to 10 लीटर्स पर मिनट ये ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, और 90 to 95% ही प्योर रहती है, 90 to 95% प्योर रहती है, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू 2015 रिपोर्ट बाय WHO, concentrators are designed for continuous operation and can produce oxygen 24 hours a day, 7 days a week फॉर अप टू 5 years और मोर। तो कंसनट्रेटर्स जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि वो कंटिन्यूस ऑपरेशन कर सकते हैं, एंड दे कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन 24 hours a day, 7 days a week एंड 5 years फॉर मोर, ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे देखो जो हमारी नॉर्मल ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो 99% प्योर रहती है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ कि क्या ये 90 to 95% ऑक्सीजन भी क्या काम करेगी? जब हम 90 to 95% ऑक्सीजन की बात करते हैं प्योरिटी में, तो क्या वो सही है? तो यहाँ पे साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये आईसीयू के पेशेंट्स के लिए सही नहीं है, आईसीयू के पेशेंट्स के लिए सही नहीं है, पर जिनकी ऑक्सीजन आईसीयू के लेवल पे नहीं गई है लेकिन नॉर्मल लेवल पे 80, 85, 90% पे है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से निकली जो ऑक्सीजन है वो भी अच्छी हो सकती है, लेकिन आईसीयू के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। तीसरी जो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा वो है माउई डॉल्फिन्स के रिगार्डिंग, MAUI। तो ये याद रखना कि माउई क्या है, ये डॉल्फिन्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, याद रखेगा, दे आर फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, माउई डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड एंड दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ये एंडेमिक है, ये वहीं पाई जाती हैं वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड में इनका केवल 63 और दे आर ओनली 63 इन नंबर्स, तो केवल 63 माउई डॉल्फिन्स बची हैं। IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखेगा। माउई डॉल्फिन्स, इनके प्रोटेक्शन के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट काम कर रही है। दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डॉल्फिन्स एंड दे आर डॉल्फिन सब स्पीशीज, एंड 63 माउई डॉल्फिन्स ही केवल बची हैं वर्ल्ड में, एंड इसके अलावा दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर दी IUCN। तो माउई डॉल्फिन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द मार्स रोवर झुरोंग, याद रखिएगा, चाइना ने अपने मार्स रोवर का नाम क्या रखा है? झुरोंग नाम दिया हुआ है, दे हैव गिवन द नेम झुरोंग टू दिस रोवर, एंड द नेम सिग्निफाइज इग्नाइटिंग द फ्लेम्स ऑफ प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस ऑफ चाइना। तो ये जो वहाँ पे फायर गॉड है उनके ऊपर झुरोंग नाम दिया गया है, एंड इट इज़ तियानवेन-1 स्पेस प्रोब, तियानवेन-1 में ये स्पेस प्रोब है। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे, E2025 किसका इनिशिएटिव है? तो WHO का इनिशिएटिव, याद रखिएगा, WHO का इनिशिएटिव है। पूछा था टिश्यू चिप्स किसमें? तो नासा के स्पेस क्रू मिशन जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया वहाँ पे लिए। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के लिए पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट नहीं गलत है, पहला सही है ना। तो दीज आर दी आंसर्स फॉर यू टुडे, आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज, एंड जो न्यूज़ मैंने आपको बताई माउई डॉल्फिन्स, ये सारी चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब अपन मूव करते हैं आज के मैप ऑफ द डे में। जो मैप मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैप, द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट देखते हैं, विच आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू नो। सबसे पहले कुछ नदर्न पार्ट के कुछ बेसिक हम फीचर्स, फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये तो पता आपको कि इंडियन ओशन पार्ट को टच करता है, ठीक है ना। फिर ऊपर ये तिमोर सी, देयर इज अ तिमोर सी जिसको कि ये टच करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोकेशन याद रखेगा, तिमोर सी की भी लोकेशन याद रखेगा कि ऑस्ट्रेलिया को टच करता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में आपका लगभग ये पड़ता है, तिमोर सी। आराफुरा सी, देयर इज अ आराफुरा सी ऑल्सो, आराफुरा सी। देन गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है, और इधर कोरल सी है। अब आप देखो एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बना कर दे देता हूँ कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम
वेस्ट टू ईस्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शंस रहेंगे आपके तिमोर सी, आराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, कोरल सी। तो 1 2 3 4 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं और फिर आपको लगता है कि यार कहाँ से पूछ रहा है यूपीएससी, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ थिंग। तिमोर सी आपका है, फिर आपका आराफुरा सी है, फिर गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हॉर्न वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आता है, ठीक है। और अगला है कोरल सी, द नेक्स्ट वन इज कोरल सी, जो क्या के ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनी के बीच में है, ठीक है ना। तिमोर सी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में, आप इस तरह से भी थोड़ा याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिख रहा होगा, दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है इधर आपका क्वींसलैंड वाले कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड में है, ठीक है ना। तो ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है क्वींसलैंड का। तो ईस्टर्न क्वींसलैंड में आप कह सकते हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ईस्टर्न क्वींसलैंड कोस्ट में पाई जाती है। तो ये इसकी जो लोकेशन होगी वो ईस्टर्न कोस्टलैंड हो जाएगी और ईस्टर्न क्वींसलैंड हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, इसलिए इसको याद रखेगा। फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस भी यहाँ पे, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में ही आपका द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट याद है। अब आप बताइए ग्रेट बैरियर रिफ्ट कहाँ मिलती है, ग्रेट बैरियर रिफ्ट कहाँ मिलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो यहाँ पे हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ हो गया, ठीक है ना। रिफ्ट कहाँ पे मिलती है आपको ये बताना है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे आपको देखो तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा एक तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, देखो यहाँ पे पूरा इस तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी बताऊंगा, और उससे पहले भी अपन और देख लेते हैं कुछ और फीचर्स फिजिकल, जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहाँ बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में आपको टच करती है, ठीक है ना, साउथ ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, तो इसको आप याद रखिएगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट याद रखिएगा। एंड इधर साइड आपका तस्मानिया, एक तस्मानिया जो आइलैंड यहाँ पे बहुत छोटा सा पार्ट है तस्मानिया का, तो ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया के बीच में आपको बास स्ट्रेट मिलता है, देखो यहाँ पे ये याद रखिएगा, बास स्ट्रेट याद रखिएगा। दिस इज फाउंड बिटवीन तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी आप याद रखिएगा। तस्मानिया का नाम यहाँ पे तस्मान सी के कारण पड़ा, देयर इज द तस्मान सी एज वेल, वो भी याद रखिएगा, तस्मान सी, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर नीचे आपका तस्मानिया है, और तस्मानिया से पहले आपको बास स्ट्रेट पड़ जाता है, ठीक है ना। तस्मानिया से पहले आपका क्या पड़ जाता है, बास स्ट्रेट पड़ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बास स्ट्रेट किन दो पार्ट्स को डिवाइड करता है, तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन स्टेट तस्मानिया भी एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। आप बोल सकते हैं कि तस्मानिया जो है वो एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, इट इज़ एन आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो बास स्टेट याद रखिएगा। फिर अपन और नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका न्यूजीलैंड, तस्मान सी पड़ता है, तस्मान सी के बाद यहाँ पे ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट पड़ता है, दिस इज द न्यूजीलैंड वाला पोर्शन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, दिस इज न्यूजीलैंड, और फिर आपका फिर उसके नीचे पैसिफिक आने लगता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप वाटर बॉडीज याद रख सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देखो क्या है कि स्केल से काटा गया है, बिल्कुल एकदम स्केल से कटा हुआ है, तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, देखो इधर, तो देखो इस तरीके से कुछ आप देख पाएंगे, देखो ये ऐसा कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये बिल्कुल इस तरीके से है, ये ऐसा है। तो ये अलग अलग पोर्शन, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन, दिस इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखो यहाँ पे सिटी है वो पर्थ है, देखो यहाँ पे पर्थ लिखा हुआ है ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है आपका। फिर कुछ डेजर्ट्स, बहुत फेमस डेजर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। एक तो यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, देयर इज अ ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इसको याद रखेगा। गिब्सन डेजर्ट याद रखेगा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट याद रखेगा, गिब्सन डेजर्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड नीचे आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट याद रखेगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है ना। नल्लारबर प्लेन्स आपका इधर वेस्टर्न वाले पार्ट में नल्लारबर प्लेन है, और किम्बरले प्लेट्यू है। तो गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, नल्लारबर प्लेन्स, किम्बरले प्लेटू, ये आपके कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ला माइली नेशनल पार्क भी आपको दिख रहा होगा, कार्ला माइली नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है ना। और किम्बरले प्लेटू है, यहाँ पे आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स है, गिब्सन डेजर्ट है,
एंड ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, नल्लारबर प्लेन्स है, ठीक है ना। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है, ये देखो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो नदर्न टेरिटरी कहलाता है, नदर्न टेरिटरी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, यहाँ पे तनामी डेजर्ट लोकेटेड है। मैकडोनल रेंजेस भी यहाँ पे लोकेटेड है। सिम्सन डेजर्ट है ना, सिम्सन्स डेजर्ट यहाँ पे आपका लोकेटेड है, सिम्सन डेजर्ट, तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड ऊपर आपका अर्नहेम लैंड दिख रहा होगा, अर्नहेम लैंड। और यहाँ का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, नदर्न टेरिटरी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका डार्विन। जैसे मैंने आपको वेस्टर्न में पर्थ बताया था ना, वेस्टर्न में पर्थ WP, वेस्टर्न में पर्थ, नदन में डार्विन, नदन में डार्विन, इसको याद रखिएगा, नदन में आपका डार्विन है, ठीक है ना। फिर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ठीक है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। अब साउथ ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ का जो इंपॉर्टेंस है लेक आयरे है, यहाँ पे लेक्स वाले पार्ट ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो लेक आयरे हैं, थोड़ा सा नल्लारबर प्लेन्स का पार्ट भी यहाँ पड़ता है ना। मुनगो नेशनल पार्क आपका इधर इस वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एडिलेड है, दिस इज द एडिलेड सिटी। तो मैंने आपको बताया वेस्टर्न वाले पार्ट में आपको पर्थ बताया था, नदन में आपको डार्विन बताया था, ND याद रखेगा, और यहाँ पे साउथ में आपको मैंने एडिलेड, SA साउथ में एडिलेड बताया है, ठीक है ना, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। फिर अगला जो पार्ट है यहाँ पे वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्वींसलैंड वाला पार्ट, दिस इज द क्वींसलैंड वाला पोर्शन, ये देखो इस तरीके से आप दिख रहा होगा। क्वींसलैंड में आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रे रेंज है, ये तो आपको पता ही है ना। यहाँ पे गिलबर्ट नाम के जो यहाँ पे गिलबर्ट है, अब यहाँ पे क्वींसलैंड बोलते हैं इसको। और इधर आपका ब्रिस्बेन और फ्रेजर आइलैंड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। और टाउन्सविले भी यहीं पे है, टाउन्सविले एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ब्रिस्बेन है और आपका यहाँ पे फ्रेजर आइलैंड है, ठीक है, तो ब्रिस्बेन इंपॉर्टेंट इधर याद रखिएगा। तो क्वींसलैंड का QB ब्रिस्बेन, SA साउथ का यहाँ पे एडिलेड याद रखिएगा, ठीक है ना, SA, ND नॉर्थ का डार्विन है और WP वेस्ट का पर्थ है, ठीक है। फिर यहाँ पे है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि जो कैपिटल है वो यहीं पर है। जो कैनबरा वाला पार्ट है, मेलबर्न वाला पार्ट है, सिडनी वाला पार्ट है, ये तीनों आपके यहीं पे है, ठीक है ना। तो सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न, ये तीनों आपके कहाँ पे आप पाए जाते हैं, न्यू साउथ वेल्स वाले पोर्शन में। और माउंट कॉसियसगो जो माउंट है, यहाँ पे माउंटेन है, बहुत फेमस है यहाँ पे माउंट कॉसियसको, तो ये आपका यहीं पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। एंड इधर आपका न्यूजीलैंड में जो इंपॉर्टेंट एक पार्ट है सदर्न एल्प्स, सदर्न एल्प्स अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर है, तो सदर्न एल्प्स आपका न्यूजीलैंड वाले पोर्शन पे, इसको याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पे बे ऑफ प्लेंटी, अगर आपसे कोई बे ऑफ प्लेंटी पूछे तो वो भी आपको दिख रहा होगा। कुक स्ट्रेट जो न्यूजीलैंड के दो पार्ट है उसको डिवाइड करता है, कुक्स स्ट्रेट यहाँ पे, बे ऑफ प्लेंटी यहाँ पर है ना। और कैंटरबरी बाइट भी यहाँ पर है, कैंटरबरी बाइट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो कैंटरबरी बाइट और कुक स्ट्रेट, बे ऑफ प्लेंटी, ये सारे आपके कहाँ पर हैं, ये आपके न्यूजीलैंड में है। एगमॉन्ट नेशनल पार्क, डॉसन फॉल्स, ये सब आपका न्यूजीलैंड वाले पोर्शन में, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चाथम आइलैंड भी आपका है ना, चाथम कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखो चाथम आइलैंड भी यहाँ पे लोकेटेड है। दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब आपको मोस्ट ऑफ द पोर्शंस पता है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैम। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यू कैन मूव विद मी यहाँ पे। नोमैडलैंड विंस बिग एट पेंडेमिक ऑस्कर्स, तो ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी हुई जिसमें कि नोमैडलैंड है उसको की बेस्ट उसका अवार्ड मिला है। मैं आपको बता देता हूँ, US रोड मूवी है नोमैडलैंड, जिसमें कि ये बताते हैं कि किस तरीके से वैन्स में लोग रहते हैं। आई होप इसी के ऊपर ये मूवी, आई हैवंट वॉच दिस मूवी स्टिल। एंड क्लोइज हाउ बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको इस बार याद रखना है कि क्लोइज हाउ हैज बिकेम द फर्स्ट एशियन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड ओनली द सेकंड वुमेन टू विन दिस, याद रखेगा। शी इज क्लोइज हाउ इज द सेकंड वुमेन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड, क्लोइज हाउ। एंड इसके अलावा
शी इज़ ओनली द सेकेंड वुमेन टू विन दिस, ठीक है ना। एंड फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर, मतलब वुमेन ऑफ कलर मतलब कि एशियन इसीलिए बोला जाता है, शी इज़ द फर्स्ट एशियन इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, एंड शी इज़ ओनली द सेकेंड वुमेन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर आफ्टर कैथरीन बाइग्लो। याद रखिएगा, कैथरीन बाइग्लो के बाद दूसरी विमेन है क्लोई झाओ जिनको मिला है। कैथरीन बाइग्लो को 2010 की मूवी के लिए मिला था, द हर्ट लॉकर, आई थिंक द हर्ट लॉकर वॉज द मूवी, यस, द हर्ट लॉकर के लिए उनको मिला था क्लोई कैथरीन बाइग्लो को। और नाउ क्लोई झाओ, शी इज़ ओनली द सेकेंड वुमेन इन ऑर्डर टू विन दिस अवार्ड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, एंड नोमैडलैंड हैज़ वॉन दैट अवार्ड फॉर हर, सो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। एंड मिस्टर एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, द फादर के लिए उनको मिला है, मिस्टर एंथनी हॉपकिंस को ये अवार्ड मिला है, ठीक है ना। एंड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड के लिए, है ना, तो याद रखिएगा फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं, नोमैडलैंड याद रखिएगा, एंड क्लोई झाओ के बारे में जो मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम एडिटोरियल सेगमेंट में आ चुके हैं। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है अनदर वेव स्पेल्स मोर न्यूट्रिशनल लॉस। अब देखो, न्यूट्रिशन लॉस तो इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है, कैसे, क्योंकि अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग देखें, वेल्थ हंगर लाइफ जो निकालता है, वेल्थ हंगर लाइफ, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग कितनी है, 102 है आउट ऑफ 117 कंट्रीज। हंगर इंडेक्स 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो 102 है 2019 के इंडेक्स में, आउट ऑफ 117 कंट्रीज, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें एक और फैक्ट ऐड कर लीजिएगा, ये तो इन्होंने 2019 को पॉइंट आउट किया है, 2020 का भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ चुका है। तो 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो था उसमें इंडिया 94 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज, मतलब कि केवल 13 कंट्रीज, मतलब केवल 13 कंट्रीज, उसमें भी मोस्टली मुझे लगता है अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडिया से पीछे हैं, अदरवाइज सारी की सारी इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही हैं। तो 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो रैंकिंग है इंडिया की वो 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, ठीक है ना। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता कौन है, तो ये निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर लाइफ। इसको याद रखिएगा कि इसको निकालता कौन है, तो इसको निकालता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा है आपका वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है ना। तो वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों मिलकर के इसको निकालते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, इसको मिलकर के निकालते हैं। तो अब रैंकिंग हमारी इतनी पीछे ऑलरेडी, मतलब कि हम न्यूट्रिशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कुल मिलाकर के ये है। ऐसे में ऑथर का ये कहना है कि पैंडेमिक के आने से, बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक, ये जो न्यूट्रिशनल लॉस है ये और ज़्यादा होगा, द न्यूट्रिशनल लॉस विल राइज फर्दर। रूरल डिस्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यू ऑल नो दैट रूरल डिस्ट्रेस इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, ना केवल रूरल डिस्ट्रेस, इनफैक्ट आई थिंक अर्बन डिस्ट्रेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, है ना। तो रूरल अर्बन दोनों जगह का जो डिस्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे में न्यूट्रिशनल सप्लाई, मतलब कि हंगर को ही आप खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो न्यूट्रिशनल हंगर कैसे खत्म करोगे, दिस इज व्हाट द मेजर ऑथर हैज सेड। एंड बहुत सारे लोग हैं हु आर एट द ब्रिंक ऑफ सब्सिस्टेंस, मतलब कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उतना ही खा पा रहे हैं जितने में उनका पेट भर रहा है, केवल न्यूट्रिशनल सप्लाई को तो वो पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो मेजर अफेक्टेड ग्रुप्स हैं, ऑथर उनके बारे में कहा, जैसे माइग्रेंट लेबर्स हो गए, जो अर्बन और रूरल एरिया के जो पुअर पीपल हो गए, ठीक है ना, चिल्ड्रन हो गए, प्लस जो विमेंस हो गई, विमेंस ऑफ द फैमिली, दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स जो कि इन चीज़ों से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हु आर बीइंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। एंड प्यू रिसर्च सेंटर है, उसने इंडिकेट किया है कि मिडिल क्लास जो इंडिया में है वो श्रंक हो गई है बाय ओवर 32 मिलियन हाउस होल्ड्स इन द पास्ट 1 ईयर। 32 मिलियन हाउस होल्ड्स पास्ट ईयर के ऐसे थे जो कि मिडिल इनकम ग्रुप से हट चुके हैं, ठीक है ना। So it has shrunk by over 32 million households.
तो आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे जो मिडिल इनकम से लोअर इनकम ग्रुप में आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, इतना कम कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग लेस देन 5,000 रुपीज़ पर मंथ, मैनी आर अर्निंग लेस देन 5,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है ना। एंड इतनी ज़्यादा जब इनकम फॉल हो चुकी है तो हाउ कैन यू इमेजिन दैट पीपल आर मेंटेनिंग देयर न्यूट्रिशनल नीड्स एंड पीपल आर एबल टू मेंटेन देयर न्यूट्रिशनल नीड, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ऑथर ने वही कहा है कि ऐसे में गवर्नमेंट की रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी को मेंटेन करे। द फर्स्ट थिंग इज मनरेगा जैसी स्कीम्स को चलते रहना चाहिए, क्योंकि दीज आर द स्कीम्स विच एक्चुअली थोड़ा सा जो एक तरीके से इम्पैक्ट को कम करने का काम कर रहा है, मिटिगेशन का काम कर रही है ना। इसके अलावा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए आपको अंत्योदय अन्न योजना और इन सब जैसे स्कीमों को और ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि 5 किलो एक्स्ट्रा राइस वीट पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी गुड, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट को देखना है वो ये देखना है कि फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करे। एनी हाउ द फूड सिक्योरिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, नो पर्सन शुड स्लीप एम्प्टी स्टमक, है ना। और उसको गवर्नमेंट का ऐसे में रोल आंगनवाड़ी केंद्रास के थ्रू और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू, मिड डे मील स्कीम्स के थ्रू ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट रोल इंक्रीजेज एंड बिकॉज फ्रॉम दी आंगनवाड़ीज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल दीज रोल्स इंक्रीजेज। एंड जैसे कि तमिलनाडु का एग्जाम्पल अम्मा कैंटीन्स दिए, तो अम्मा कैंटीन जैसा कम्युनिटी किचन का आपको कुछ प्रोविज़न करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क फॉर प्रोवाइडिंग दीज कम्युनिटी किचन टाइप ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है ना। एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट फूड security is provided to all at all costs, ठीक है ना। एन आइडिया ऑन टैक्सेशन दैट इज वर्थ अ ट्राई, अरुण कुमार द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, GS3 से रिलेटेड आर्टिकल है। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी जो है ट्रेजरी की जेनेट एल येलेन, उनका एक प्रपोजल आया है कि ग्लोबली कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है फॉर हायर कॉरपोरेट टैक्सेस। हमको एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट बनाना पड़ेगा, ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट बनाने की आवश्यकता है, ऐसा जेनेट एल येलेन का कहना है। अरुण कुमार जी उससे बिल्कुल वास्ता रखते हैं और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, दिस आइडिया वाज बिफोर ऑल्सो, लेकिन कुछ कुछ कारणों से ये आइडिया फुलफिल नहीं हो पाया था। मैं आपको ओवरऑल थीम बताता हूँ आर्टिकल में ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ऑथर ये कहना चाहता है कि कॉरपोरेट्स का जो टैक्स है वो बहुत कम करती गई हैं कंट्रीज, मेनी कंट्रीज आर डिक्रीजिंग दिस टैक्स रेट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कॉर्पोरेट्स। मेरी बात समझना आप लोग, आर्टिकल में लिखा जो है वहाँ पे मत जाओ, मैं आपको एकदम सरल भाषा में पहले आपको क्रक्स समझा देता हूँ कि ऑथर कहना क्या चाहता है। कि एज द टाइम हैज़ पास्ड 1991 के बाद, चाहे वो इंडिया हो या दूसरी कंट्रीज, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में काम शुरू हुआ तो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स धीरे धीरे कम करते गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप का मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो पिछले साल ही लगभग 10% का टैक्स रिडक्शन उन्होंने किया था, 10 से ज़्यादा परसेंट का, इनफैक्ट 35 से 21%, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, 35 to 21% कर दिया था, मतलब कि 14% का टैक्स रिडक्शन किया गया। ना केवल यहाँ पे, सोवियत यूनियन ब्लॉक के कोलैप्स होने के बाद, जैसे इंडिया जब 1991 में रिफॉर्म्स किया, उसके बाद इंडिया खुद इस रेस में पीछे पड़ गया। क्यों ऐसा करते हैं वो, कि देखो मान लो 10 कंट्रीज़ हैं, अब 10 कंट्रीज़ में अगर टैक्स रेट कम जिस कंट्री का होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वहाँ पे ज़्यादा कॉर्पोरेट्स आएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस रेस में, रेस फॉर द बॉटम इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, रेस फॉर द बॉटम इसको कहा जाता है। मतलब कि कंट्रीज वर रनिंग टू हैव लोअर टैक्स रेट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कॉर्पोरेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स रेट घटाती गई कंट्रीज, ठीक है ना। रेस फॉर द बॉटम स्टार्ट हो गई थी। ये पहला पॉइंट ऑथर ने बोला है। दूसरा पॉइंट जो ऑथर ने बोला है वो ये बोला है कि अब कई कंट्रीज क्या करते हैं, कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो टैक्स हेवंस को ढूंढते हैं। टैक्स हेवंस मतलब कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जीरो और नियर जीरो टैक्स रेट हो, जैसे आयरलैंड हो गया, ये सिशेल्स फिशेल्स हो गया, आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेल कंपनीज भी काम कर रही हैं ना, तो टैक्स हेवंस को सर्च करने लगे। तीसरा जो पॉइंट ऑथर ने बोला है वो बोला है BEPS, OECD कंपनीज का ये टर्म है, याद रखिएगा, BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब वो प्रॉफिट को शिफ्ट कर रही थी इन दोज कंट्रीज जहाँ पे टैक्स रेट कम था, है ना। तो प्रॉफिट पे टैक्स रेट जहाँ पे कम था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। OECD द्वारा कॉइंड ये टर्म है, OECD का इनिशिएटिव था ये, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा।
तो ये 3 चीज़ें ऑथर ने बोली है। अब ऐसे में कोविड-19 का टाइम आ गया। अब कोविड-19 के टाइम में आप सबको पता है कि स्टेट्स कंट्रीज़ का डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनको काम बहुत ज़्यादा करना है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनको पैसे भी देने हैं, और किसी तरीके से वर्कफोर्स को भी सस्टेन करना है। तो ऐसे में कोविड-19 में डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कंट्रीज़ का, एंड दे नीड मोर एंड मोर मनी। तो अब ये आइडिया दोबारा लाया जा रहा है कि भाई जो कंट्रीज़ हैं उनको टैक्स हेवंस नहीं बनने देना है। जो कंट्रीज़ हैं उनको कोशिश करनी है कि एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट रखें, इसीलिए उन्होंने बोला कि एक मिनिमम टैक्स रेट रखने की ज़रूरत है। मतलब कि कुल मिलाकर के ऑथर ये सजेस्ट करे कि रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ ना, कॉर्पोरेट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, और सारी कंट्रीज अगर एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट रख लेंगी तो कोई भी कॉर्पोरेट इधर से उधर भाग नहीं पाएगा, है ना। इसके लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है कि एक मिनिमम टैक्स रेट अगर हो जाए तो कम से कम फिर कॉर्पोरेट जो है इधर से उधर भागेंगे नहीं, है ना। एक होड़ नहीं लगेगी कि इधर इस कंट्री में भाग जाए, उस कंट्री में भाग जाए, ठीक है ना। ये ऑथर ने सजेस्ट किया है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ऑथर ने जो सजेस्ट किया मैं बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, कि यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कि रिडक्शन इन टैक्स रेट, टैक्स क्या होता है, देखो टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, तो एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। जो रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेस जो होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव टैक्स कहलाते हैं ज़्यादातर। अब रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि वो रिच एंड पुअर में पुअर को ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो पुअर को ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक अंबानी पार्ले जी का पैकेट खरीद रहा है, उसको भी पार्ले जी पे उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है जितना कि एक गरीब व्यक्ति को टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यही होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में। क्या होता है कि जो पुअर है वो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर देन द रिचर पर्सन, ठीक है ना। तो पुअर के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ये होता है रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो वही ऑथर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस अगर आप लगाओगे, मतलब कि इनकम पे डायरेक्टली टैक्स आप करोगे, यानी कि रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स, पुअर के ऊपर कम टैक्स या नहीं टैक्स, तो ये ज़्यादा बेटर मॉडल है, जो कि प्रोग्रेसिव मॉडल है, ना कि रिग्रेसिव मॉडल है। तो इसको याद रखिएगा। तीसरा जो आर्टिकल मैं बताऊंगा वो है प्रॉब्लम्स ऑफ द पुलिस प्रोटेक्टिंग द पुलिस ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम। ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि जो स्पेशल इंश्योरेंस कवर 50 लाख का पुलिस को अभी तक दिया जा रहा है वो सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाए। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ऐसे में ऑथर ने यहाँ पे पुलिस की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट भी किया है। जैसे कि आप देखें कि लास्ट ईयर तो ज़्यादातर उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो माइग्रेंट लेबर्स जा रहे थे, है ना, किसी तरीके से उनको इधर से उधर क्रॉस करवाना, और इनको किस तरीके अगर रोकना है तो कैसे रोकना है। लॉकडाउन के टाइम पर ये मेजर इशूज़ था पुलिस का, ठीक है ना। अब पुलिस को केवल एक काम नहीं, सिर्फ कोविड का काम नहीं, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग देयर अदर ड्यूटीज़, कि कोई भी अगर दूसरी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी होती तो वहाँ पर अभी भी पुलिस का रोल उतना ही है ना। इसके साथ साथ और ज़्यादा ड्यूटीज़ जो हैं वो बढ़ गई हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरे जो चैलेंजेस हैं अगर आप देखो तो साइबर फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो नाउ द पुलिस इज फेस्ड विद द थर्ड टाइप ऑफ क्राइम, साइबर फ्रॉड्स, जो इस समय उनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि पुलिस को एक और इशू फेस करना पड़ा, जैसे कि कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने तभी पेश करोगे जब वो कोविड निगेटिव हो, फिर आप उसको जेल तभी जा भेज सकते हो जब वो कोविड निगेटिव हो। तो ऐसे में पुलिस को फिर उस क्रिमिनल को होल्ड भी करना पड़ रहा है, रिमांड में भी रखना पड़ रहा है, अपने पास होल्ड करना पड़ रहा है टिल द पीरियड दैट क्रिमिनल बिकम्स कोविड निगेटिव, ठीक है ना। ये सारे इश्यूज वो फेस करने पड़ रहे हैं उनको। इसके अलावा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये है कि जैसे ऐसे में क्या है कि पुलिस पर्सनल्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम गेटिंग कोविड पॉजिटिव। बहुत सारे पुलिस पर्सनल्स ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई व्यक्ति दिन से रात तक इन्हीं चीज़ों के साथ है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। हम और आप घर में बैठ के भी अगर आप सोचें कि कोविड डर रहे हैं व्यक्ति, अगर घर में बैठ के भी डर रहा है, तो वो व्यक्ति जो रोड पे 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, वो व्यक्ति जो इन्हीं चीज़ों से सरोकार रख रहा है, तो आप कैसे इम्पैक्ट मतलब सोच सकते हो कि वो कोविड निगेटिव रहेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही हैं। दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो ये सारे इश्यूज ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनको हमको डिस्कस करना है। असम राइफल्स IAF कंटेन फॉरेस्ट फायर्स इन मिजोरम। तो फॉरेस्ट फायर जो थे मिजोरम में वो आ गए थे बिकॉज इन द लुंगली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे है, यहाँ पे आप देख लिख रहा होगा, देखो लुंगली डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट फायर हुआ था। तो वहाँ पे असम राइफल्स और इंडियन एयरफोर्स की मदद से फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है ना। असम राइफल्स के बारे में आपको बता दूं कि असम राइफल्स एक ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की, जो कि 1835 में ब्रिटिश राज के टाइम में बनी थी। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री 1835 ब्रिटिश राज में बनी थी और इट वाज रेज्ड इन द नेम ऑफ कछार लेवी। कछार लेवी के नाम से इसको बनाया गया था। प्रेजेंटली असम राइफल्स का नाम 1917 से यूज़ किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, इन सभी जगहों पे असम राइफल्स का यूज़ किया गया है। असम राइफल इज़ द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विद डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है असम राइफल्स का, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है MHA के पास है, बट ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो MHA बनाता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर, डिप्यूटेशन, ये सारी चीज़ें आर्मी डिसाइड करती है। तो याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल MHA के पास है, ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। गवर्निंग बॉडी 2 हो गई फिर इसकी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट्स ने ये कहा था कि डिसाइड कर लो कि भैया किसके अंतर्गत आपको रखना है ना, किस मिनिस्ट्री के अंदर आपको रखना है, ये डिसाइड करने के लिए उनको बोला गया था। इंडिया रैंक्ड 49th इन द CGGI। तो इंडिया की जो रैंक है वो चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI में रैंक इंडिया की 49th है। 104 कंट्रीज़ में ये रैंकिंग निकाली गई है ना। और गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड आउटकम्स के बेसिस पे उसको निकाला जाता है। गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड आउटकम्स के बेसिस पे ये रैंकिंग निकलती है, इसको याद रखेगा, है ना। और CGGI अगर आपसे कोई पूछे कि चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स कहते हैं, 49th रैंक है इंडिया की। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड इसको आप याद रखेगा, ठीक है ना। फिनलैंड जो है उसने CGGI इंडेक्स को टॉप किया है। और इसमें कौन कौन से पिलर्स हैं? 7 पिलर्स हैं, याद रखेगा, 7 पिलर्स अंडर CGGI। तो ये पिलर्स याद अगर आप रखोगे तो कल को अगर मेज में आपको क्वेश्चन आता है सपोज कि गुड गवर्नेंस के कौन कौन से मेजर पिलर्स हैं, या गुड गवर्नेंस के कौन कौन से मेजर, ये क्वेश्चन में आप यही तो लिखोगे। तो यही पिलर्स हैं बेसिकली। लीडरशिप एंड फोरसाइट, ये पहला पिलर हो गया। रोबस्ट लॉज एंड पॉलिसीज, तो गुड गवर्नेंस की तो पिलर्स है ये। लीडरशिप एंड फोरसाइट हो गया, रोबस्ट लॉज एंड पॉलिसीज हो गई, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल स्टूवर्डशिप, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन एंड हेल्पिंग पीपल राइज। दीज आर द 7 पिलर्स। इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आप कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन आता है मेंस पे कभी भी, तो आप ये 7 पिलर्स का यूज़ कर सकते हो। इस इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हो। DRDO डेवलप्स क्रिस्टल ब्लेड्स फॉर एयरो इंजन्स। तो DRDO ने क्रिस्टल ब्लेड्स डेवलप किए हैं फॉर एयरो इंजन्स, और ये इन्होंने किसको दिए हैं? हॉल को दिए हैं। DRDO हैज़ डेवलप्ड दिस। तो लगभग 60 ब्लेड्स इन्होंने HAL को प्रोवाइड किए हैं। क्रिस्टल ब्लेड, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। ये एक टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, और मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये इंडिया बना रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। तो डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, DMRL, याद रखिएगा। DMRL क्या है? डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है, ये लैब है DRDO की, जिसको कि टास्क मिला है टू डेवलप 5 सेट्स, मतलब 300 इन नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टर्बाइन ब्लेड्स। तो इसको टास्क मिला है 300 लगभग सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टर्बाइन ब्लेड्स डेवलप करने का, विच विल बी अ निकल बेस्ड सुपर एलॉय। तो निकल बेस्ड सुपर एलॉय ये रहेगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है ना। ये कैपेबिलिटी कुछ ही कंट्रीज में, जैसे कि USA, UK, फ्रांस एंड रशिया। USA, UK, फ्रांस एंड रशिया के पास ही कैपेबिलिटी है जो कि डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट्स को, याद रखेगा। दिस कैपेबिलिटी इज विद USA, UK, फ्रांस एंड रशिया ओनली, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेगा। एंड अगर आप हेलीकॉप्टर्स में देखो तो काफ़ी ये यूज़ करते हैं, टर्बाइंस ब्लेड के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। तो ये मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग, है ना। आगे मूव करते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव अहेड और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। इंडिया एंड जापान रिजॉल्व टू जॉइंटली फाइट द पैंडेमिक। इस न्यूज़ में कुछ नहीं था, बट इंडिया और जापान मिल करके पैंडेमिक से फाइट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द थिंग। वेदांता ऑब्जेक्ट्स टू अलाउइंग तमिलनाडु गवर्नमेंट रन इट्स ऑक्सीजन प्लांट। अब वेदांता का जो स्टरलाइट प्लांट था वो कॉपर प्लांट था, मैंने बताया था आपको, स्टरलाइट कॉपर प्लांट है। अब अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने बोला कि भैया तमिलनाडु गवर्नमेंट इस प्लांट का यूज़ करे
एक्चुअली वेदांता ने पहले बोल दिया था कि हमारे ऑक्सीजन प्लांट का अगर आप यूज़ करना चाहो तो हम कर सकते हैं इसका यूज़, और ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली जो वहाँ का स्टरलाइट ऑक्सीजन प्लांट, स्टरलाइट कॉपर प्लांट, उसमें एक ऑक्सीजन चैम्बर है जहाँ पे लगभग 1050 मीट्रिक टन्स पर डे लगभग ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1998 एंड 2004 में, ठीक है ना। तो अब हुआ, अब हाई कोर्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तमिलनाडु गवर्नमेंट को, तो अब वेदांता उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई इसको केवल प्रोफेशनल इंजीनियर्स ही रन कर सकते हैं, इसलिए अगर आप हमको दें तो हम कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट को देना विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन, ये ऐसा वेदांता का कहना है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं क्या कोई और न्यूज़ आइटम्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई नहीं दिख रही है मुझे न्यूज़ यहाँ पे। हाँ, आरबीआई कैप्स एज एट 70 फॉर बैंक्स एमडी सीईओ डायरेक्टर पोजीशन। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि फिक्स कर दिया है टेन्योर ऑफ एमडी सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर्स। जो एमडी सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर्स हैं किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के, उनका टेन्योर 15 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, 15 ईयर से ज़्यादा ये टेन्योर नहीं हो सकता है, प्लस मैक्सिमम एज 70 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती। याद रखेगा, 70 ईयर से ज़्यादा एज नहीं हो सकती। प्राइवेट के लिए फिक्स किया, याद रखेगा, एमडी सीईओ होल टाइम डायरेक्टर जो प्राइवेट बैंक के रहेंगे 15 साल उनका टेन्योर रह सकता है मैक्सिमम, एंड 70 ईयर्स उनकी मैक्सिमम एज रह सकती है। तो दीज आर द फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट्स बाय आरबीआई। दूसरा है न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आरआईएल बीपी स्टार्ट्स गैस आउटपुट एट केजी D6 फील्ड। तो केजी D6 जो फील्ड है वहाँ से गैस का प्रोडक्शन ईस्ट कोस्ट से स्टार्ट कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड भारत बीपी ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे केजी D6 है क्या? केजी D6 है आपका कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6, याद रखेगा, कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6 बोलते हैं। रिलायंस का फर्स्ट ऑफशोर गैस फील्ड डेवलपमेंट है, याद रखिएगा, रिलायंस का पहला ऑफशोर गैस डेवलपमेंट है, एंड इट वाज द फर्स्ट अंडर वाटर डिस्कवरी बाय द रिलायंस। इट वाज आल्सो इंडियाज लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस एंड लार्जेस्ट डिस्कवरी इन द वर्ल्ड इन 2002। तो इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिट है नेचुरल गैस की है, याद रखिएगा, केजी D6 है ना, कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6 इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन AI बाय 2023, ठीक है ना। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेज जो हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट नियरली $98 बिलियन इन AI बाय 2023। ग्लोबली अगर आप देखो तो $98 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, और इंडिया $1 बिलियन में से, उसमें इनसे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो $1 बिलियन का रहेगा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि फिलाडेल्फिया बेस्ड NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिलाडेल्फिया बेस्ड है, उसने ये ऐसा कहा है, ठीक है ना। अब आपको मैं AI के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूं कि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल के बजट के लिए बोला कि जो टैक्स इवेजन हो रहा है उससे लड़ने के लिए डीप एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा इन द GSTN नेटवर्क, यानी कि GST नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा टू फाइंड आउट द टैक्स इवेडर्स, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक प्रोजेक्ट पहले भी हमने लॉन्च किया था, डीप मशीन लर्निंग पे बेस्ड था, प्रोजेक्ट इनसाइट था। प्रोजेक्ट इनसाइट काहे के लिए था? टैक्स इवेडर्स थ्रू टेक्नोलॉजी, ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए टैक्स इवेडर्स थ्रू टेक्नोलॉजी पता करना था। फिर इसके अलावा एक और मैं बता दूं, रेस 2020 क्या था? ये एक ग्लोबल वर्चुअल AI समिट था। इसको रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2023 समिट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सोशल एम्पावरमेंट करने की बात करता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप you got clarity regarding the same. That is it for the day. Thank you and have a nice day.